सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। तो भाई एक बार फिर से आपका भैया ही क्लास में स्वागत है। और आज अपन कवर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जो कि है भैया की क्लास। भाई यहाँ पर अलग ही मजा आएगा देखो आपको, क्योंकि अपन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जहाँ पर अपन ने दो पार्ट डाले थे, साथ ही साथ अपन ने कंपाउंड फॉर्मेशन की वीडियो मैंने बना दी है। आप चैनल में जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं with the acid, bases and salt। सो एसिड्स होते क्या है भाई? देखो, आप एमपी बोर्ड से हो, आप सीबीएसई से हो, कहीं से भी हो, ठीक है। मेन चीज आपका यहाँ पर ये होगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे समझ में कि कौन कौन, एमपी बोर्ड वालों को सीधा कह रहा हूँ मैं कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वही आएंगे। सीबीएसई वालों को थोड़ी सी एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, तभी आपसे पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है कि आप क्वेश्चंस अटेंड कर पाओ। आप कर लोगे ऊपर नीचे, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी रीड करी होगी तो आप आसानी से कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं विद अपन लोग। तो स्टार्ट अपन लोग करते हैं भाई, वो भी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के साथ। तो क्या होते हैं एसिड्स, क्या होते हैं एसिड्स? तो भाई एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर द कंपाउंड्स दैट यील्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम। ये दो चीजें याद रख लो कि ये ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम। इसका फॉर्मूला H+H3O, दैट इज H3O। ठीक है, H3O। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ये सब एसिड्स होते हैं। अब पहचाने कैसे कि एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स को पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या, एसिड्स जो होते हैं उनमें H+ आयन होता है। कौन सा आयन होता है बेटा? H+ आयन होता है। अगर आपको पता है कि उसमें H+ आयन होता है तो वो एक एसिड है, खत्म बात, ज्यादा नहीं। अब एसिड्स होते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो उसमें अपन कवर करेंगे। अब जैसे कि यहाँ देखो, एक फॉर्मूला लिया बहुत अच्छा से, HCl आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। इसमें हुआ क्या है कि HCl लिया गया है, HCl को तोड़ा गया है पानी में मिला के, तो H+ आयन निकल रहा है। अब जब भी H+ आयन निकलेगा तो वो क्या होगा? एक एसिड ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एसिड। क्लियर है? एसिड में क्या होता है? H+ आयन्स होते हैं। अब एक चीज अभी बता देता हूँ, एक होता है बेस। क्या होता है बेस? बेस में होता है OH। OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। कौन सा आयंस प्रेजेंट होते हैं? OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो एसिड्स में कौन से आयंस होते हैं? H+ आयंस होते हैं। कौन से आयंस होते हैं? H+ आयंस होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। कोई डाउट है इसमें? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक यहाँ पर हाइड्रोनियम का दिया है, बहुत ही अच्छा दिया है यहाँ पर हाइड्रोनियम का। हाइड्रोनियम का क्या दिया है ना भाई, हाइड्रोनियम आयन किससे मिलके बना होता है? तो हाइड्रोनियम आयन मिला होता है जब भी आप एक H+ आयन में पानी का मिलाप करेंगे या फिर मिलाओगे, तो वो एक हाइड्रोनियम बनाएगा, H3 बनाएगा। देखो ये वाला हाइड्रोजन इस H2 के साथ ऐड हो जाएगा और क्या बना लेगा? H3 बना लेगा, और O का O रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? H3O बन जाएगा। H, एक मिनट, क्या बन जाएगा? H3O बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? H3O बन जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चंस पूछ सकता है वो कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जिसको अपन हाइड्रोजन में मिलाएं तो वो हाइड्रोनियम बन जाए। क्या बन जाए बेटा? हाइड्रोनियम बन जाए। तो याद रखना वो मॉलिक्यूल है आपका वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर मॉलिक्यूल है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको मैं हाइड्रोजन में मिलाऊं तो मुझे क्या मिल जाए? मुझे मिल जाए H3O। क्या मिल जाए? H3O मिल जाए। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है? वो मॉलिक्यूल है आपका वाटर। वाटर को क्या बोलते हैं? H2O। क्या बोलते हैं? H2O। क्लियर है? चलो, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है भाई, इसलिए आवाज उतनी निकलेगी नहीं, लेकिन ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी मेनली जो एसिड्स की मानी जाती हैं कि भाई एसिड का कुछ टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है एसिड का?
कुछ टेस्ट होता है, क्या होता है, टेस्ट होता है। अब कैसा टेस्ट होता है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़े खट्टे, खट्टे होते हैं। तुमने वो खाया है कभी, आंवला खाया है? आंवले के अंदर एक एसिड होता है, ठीक है, वो खट्टा होता है ना, एसिड के कारण ही होता है। लिटमस टेस्ट क्या होता है, लिटमस टेस्ट में आप पता करते हो कि एसिड कौन सा है, एसिड है या बेस है। तो एसिड, जब कोई लिटमस, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए, रेड में बेटा रेड में, तो वो कौन सा क्या होता है, एक एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। ब्लू लिटमस काय में कन्वर्ट हो जाए, रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो एक एसिड होता है। रेड का मतलब ही समझ जाओ, रेड का मतलब होता है खतरनाक, डेंजर। क्या होता है, डेंजर। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज नेचर। एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। कैसे बेटा, करोसिव होते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टोर्ड इन अ ग्लास बॉटल। इसलिए अपन एसिड्स को ग्लास बॉटल्स में रखते हैं, क्योंकि वो करोसिव होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, करोड हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हम इनको काय में रखते हैं, ग्लास बॉटल में रखते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड्स को करोसिव होते हैं नेचर में, तो किस चीज में रखा जाता है? तो वो रखा जाता है आपका ग्लास बॉटल में। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड्स को ग्लास बॉटल में क्यों रखा जाता है? तो एसिड्स को ग्लास बॉटल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनका नेचर कैसा है, करोसिव है। क्या है बेटा, करोसिव है। कंडक्टिविटी, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। क्या कर सकती है, फ्लो। एसिड्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है क्योंकि इसमें एक एक्वस सॉल्यूशन है, पानी है, और फ्री आयंस है उसमें। दैट्स वाई इसमें क्या फ्लो कर सकती है, एक एक्वस सॉल्यूशन है। दैट्स वाई इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। क्या फ्लो कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। तो चार्ज की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, पहला टेस्ट, दूसरा लिटमस टेस्ट, थर्ड इज नेचर, करोसिव होता है, एंड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? वैसे तो नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हम्म, अब अपन बात करेंगे उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड्स की? केमिकल प्रॉपर्टीज, कलर चेंज कर लूँ जरा मैं, 1 मिनट। हम्म। सो रिएक्शन विथ मेटल, अगर मेटल के साथ किसी एसिड का रिएक्शन किया जाता है तो क्या होता है? जब भी अपन एक एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करते हैं तो हमको एक सॉल्ट प्रोवाइड करता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। सो पूछ लेता है कि रिएक्शन विथ मेटल में क्या होता है। फॉर द एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, क्योंकि ये पूछा जाता है। रिएक्शन विथ मेटल में अगर आप किसी एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन करते हो तो वो एक सॉल्ट प्रोवाइड करता है एंड हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। कैसे? हमने एक एसिड ले लिया है, ठीक है, एसिड हमने ले लिया, एसिड हमने ले लिया, HCl। क्या ले लिया, HCl। और इससे मैंने एक मेटल, Mg मेटल नाम का एक होता है मैग्नीशियम, इसका इवोल्यूशन कराया। तो ये करता क्या है, ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है, मतलब हाइड्रोजन गैस को बाहर फेंक देता है। और क्या बना लेता है, और Mg रिएक्ट हो जाता है एक नॉन मेटल के साथ जो कि है क्लोरीन। तो ये बना लेता है MgCl। MgCl क्या बना लेता है, MgCl2। मैग्नीशियम की दो होती है, मैंने बताया था बेटा, मैग्नीशियम की दो होती है, क्लोरीन की एक होती है। क्रॉस करोगे तो MgCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MgCl2। तो ये MgCl2 हो गया। लेकिन अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर Mg कितने हैं, एक एक, Cl कितने हो गए, दो, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो। तो आप यहाँ क्या करोगे, दो का मल्टीप्लाई करोगे, दो का मल्टीप्लाई करोगे तो दो HCl, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो Cl, दो Cl, Mg एक। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो, कोई भी सब्सटेंस को या फिर किसी भी एसिड को अगर आप मेटल, इसके साथ मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो, तो वो आपको प्रोवाइड करता है एक सॉल्ट, सॉल्ट प्लस H2O। अब कैसे करता है आप ये देखो। मान लो कोई आपने मेटल ऑक्साइड लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक मेटल ऑक्साइड मैंने यही देखा जो कि है आपका CaO। क्या है बेटा, CaO। उसको आपने HCl के साथ रिएक्ट करा, क्या होगा बताओ, सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट कैसे मिलेगा, Ca जो है वो एक मेटल है और Cl क्या, एक नॉन मेटल है। मैंने हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में एक मेटल नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया है इसमें, उसमें बताया है कि मेटल हमेशा एक नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट होता है। तो मेटल को एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा CaCl,
CaCl, कैल्शियम के दो होता है। अब देखो, अब ये सही नहीं है, क्यों? कैल्शियम की वैलेंसी दो होती है, Cl की वन होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई CaCl2, तो CaCl2 बना लेगा। और बाहर क्या निकलता है? बाहर निकलता है H2O, तो कायदे से H2O बाहर निकाल दो, कायदे से H2O बाहर निकाल दो, कायदे से H2O बाहर निकाल दो। ठीक है, कायदे से H2O बाहर निकाल दो। चलो, लेकिन 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 मैंने अभी क्या बोला? CaO+HCl CaCl2+H2, अभी ये क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। Cl यहाँ पर एक है, यहाँ दो है, यहाँ हाइड्रोजन एक है, यहाँ दो है, तो यहाँ आप दो जोड़ दो। अब आपने यहाँ दो जोड़ दिया, CaCl2 बैलेंस्ड, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, नहीं होनी चाहिए ना। हमेशा याद रखना है आपको, कोई भी हो, एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, बेसिस पढ़ रहे हो, आप मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ रहे हो, आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हो, कंपाउंड फॉर्मेशन से कार्बन करके एक चैप्टर है वो पढ़ रहे हो, हर बार आपको ये चीज याद रखनी है कि मेटल ही नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होगा, मेटल ही नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होगा, एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है, मेटल ही एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होगा, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब थर्ड इज रिएक्शन विद बेस। अगर किसी एसिड को मैं बेस के साथ मिलाऊं, बहुत अच्छे क्वेश्चन में यहाँ से मिलके आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जब भी आप एक एसिड को आप एक बेस के साथ रिएक्ट करते हो, तो वो आपको देता है सॉल्ट प्लस H2O। क्या देता है? सॉल्ट प्लस H2O। एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एक एसिड ले लिया है HCl, और एक बेस ले लिया है NaOH, ये हमेशा याद रख लो, यही लिख के आना आपको, HCl और NaOH। तो NaOH और HCl, अब आपको यहाँ पर क्या ढूंढने पड़ेंगे? एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। क्या मेटल कौन है, नॉन मेटल? तो मेटल, नॉन मेटल, तो NaCl प्लस OH, क्या बन जाएगा? H2। खत्म। कोई दिक्कत है इसमें? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 500 टका, 500 टका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 500 टका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो आगे बढ़े। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पढ़ ही लेना भाई। चलो, अगला है प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट। तो मैंने एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट, क्या होता होगा? जब कोई एसिड एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट बताऊंगा, CO3 होता है, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है, तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। कैसे? देखो, एक एसिड ले लो HCl, हम हमेशा HCl ही लेते हैं, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि HCl, इसको एक मेटल कार्बोनेट से करेंगे, Na2CO3 एक मेटल कार्बोनेट होता है। इसका रिएक्शन अगर अपन करेंगे, तो मैंने बताया कि Na आपके पास एक मेटल है, Cl आपके पास एक नॉन मेटल है, तो फुर्सत में इसको बाहर निकाल दो, NaCl। अब जो चीजें आपकी यहाँ लिखी ना, H2O CO2, सीधा लिख दो, खत्म। खत्म, सिंपल। एक मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करो, और यहां लिख दो NaCl, और बाकी चीजें हो गई ये। ठीक है, चलो पांचवा करें, जो कि है रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट HCO3। क्या? HCO3। चलो करते हैं। जब कोई एसिड, सेम इसमें भी सेम ही बनता है, अब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तो सेम ही बनाएगा, मेटल बाइकार्बोनेट। इसका रिएक्शन अगर आप करते हो, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, अच्छा क्या बनाएगा ये देखो। होता ये है इसमें मेनली कि जैसे कि एक एसिड ले लिया HCl, इसका आपने रिएक्शन करा है NaHCO3 के साथ। अभी मैंने क्या बोला कि मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर दो, मेटल ढूंढो बेटा, मेटल क्या है? Na, नॉन मेटल क्या है? Cl, ये लो उठाओ ठोक मारो उसमें, क्या बनाएगा ये? NaCl। बचा क्या? H2O प्लस CO2। खत्म बात, कुछ है ही नहीं। क्लियर? आगे क्या दिया, एक केमिस्ट नोट बनाया मैंने यहाँ पर, सुनो। रिएक्शन विद बोथ मेटल कार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो, ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज अ कॉमन टेस्ट टू आइडेंटिफाई एसिड्स, एक कॉमन टेस्ट होता है किसी एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है,
इसमें कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि मेटल कार्बोनेट कौन से दो ऐसे गैस है कि दोनों में प्रोड्यूस होती है, तो वो गैस है आपकी CO2। कौन सी गैस है बेटा? आपकी CO2 गैस है। ठीक है, कौन सी गैस है? CO2 गैस है। कोई दिक्कत है इसमें? वैसे तो नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे भाई, टेलीग्राम में मेरे को फॉलो कर सकते हो आप लोग। सब्सक्राइब कर लेना उसमें जाके चैनल को, आपको मिल जाएगा। चलो, व्हाट आर द बेसिस, क्या होते हैं बेसिस? अभी मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप दिया, एक चीज बताई थी, बहुत ही सिंपल सी चीज थी वो पीछे। मैंने आपको ये बताया था कि बेसिस जो होते हैं, बेसिस आपके जो बेसिस होते हैं, क्या होते हैं बेटा? बेसिस जो होते हैं, बेसिस जो होते हैं, बेसिस जो होते हैं, बेसिस जो होते हैं, ये OH आयंस कंटेन करते हैं। कैसे आयंस कंटेन करते हैं? OH, ये हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन कंटेन करते हैं। बेसिस आर द कंपाउंड्स दैट यील्ड हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब जैसे कि कोई भी आपको जो बेस मिलेगा ना, उन सब में OH होगा, जैसे कि NaOH, KOH, ठीक है, COH, जो भी होगा वो सब में क्या होगा भाई? आपका OH आयन प्रेजेंट होगा। अब जैसे कि यहाँ पर दिया NaOH, KOH। सो बेसिस, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर आल्सो कॉल्ड एज एल्कलाइज, इनको हम एल्कलाइज भी कहते हैं, एल्कलाइज भी कहते हैं। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। NaOH, NaOH, KOH, KOH। क्लियर? इसमें कुछ है नहीं, बस इतना समझ लो कि बेसिस क्या होते हैं? OH नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? OH नेगेटिव कंटेन करते हैं। और बेसिस आर विच, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो सॉल्युबल इन वाटर में, वो होते हैं एल्कलाइज। क्या होते हैं बेटा? एल्कलाइज। क्या होते हैं? एल्कलाइज होते हैं। क्या होते हैं? एल्कलाइज होते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेसिस की? व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस? भाई कलर चेंज करने दो। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस? और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के हिसाब से अगर देखें तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कड़वे, कड़वे कैसे लिखते हैं बेटा? कड़वे, जो भी लिखते हो कड़वे। हाँ, गलत वर्ड नहीं बेटा। ठीक है, तो टेस्ट कैसा होता है उनका? कड़वे। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। लिटमस टेस्ट होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू इज द पीस। टच, सोफी होते हैं, साबुन टच किया ना वो सोफी होते हैं बहुत, ठीक है, झाग टाइप के होते हैं थोड़े। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है मेनली, पेपर में पूछ लेता है कि कैसे टेस्ट होता है। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, लिटमस टेस्ट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड टची दे आर सोपी टू टच। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कैसी प्रॉपर्टीज हैं? आपने एसिड की प्रॉपर्टीज समझ ली ना, पांच। अब केमिकल प्रॉपर्टी समझो बेसिस की। जब भी किसी बेस को एक मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है, जब भी किसी बेस को एक मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है, जब भी किसी बेस को एक मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है, जब भी किसी बेस को एक मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो वो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। तो वो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ, एक NaOH को मैंने जिंक के साथ करा, तो वो क्या बनाएगा? Na2ZNO2, और एक हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देगा। मतलब सीधे एक हाइड्रोजन गैस लगा के साथ सब जुड़ जाएगा। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ बेसिस विच मेटल इज नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल। बेसिस का रिएक्शन सभी मेटलों के साथ नहीं हो सकता, कुछ ही मेटलों के साथ हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जब भी एक नॉन मेटेलिक के साथ करेंगे, तो नॉन मेटेलिक के साथ किसी बेस को करने में वो भी एक सॉल्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सॉल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि NaOH को अगर मैं CO2 के साथ करूं तो Na2CO3 बनाएगा और H2O बाहर भेज देगा। क्या बाहर भेज देगा? H2O बाहर भेज देगा। वॉट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन? क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि आप अगर देख रहे हो, तो मैंने बोला था कि एसिड में भी H2 आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं, या फिर जो भी बोले H+ आयंस होते हैं। ठीक है, कौन सा आयंस होते हैं? H+ आयंस। और बेस में भी क्या होते हैं? OH नेगेटिव। तो H तो दोनों में कॉमन है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होगी वो कॉमन होगी। क्या होगी बेटा? कॉमन। बोथ हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयन, दोनों आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर्स में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बोथ एसिड एंड बेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्या बेटा? हाइड्रोजन गैस क्या है उसमें? कॉमन ही है। क्या है? कॉमन है। क्लियर? तो हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होनी होनी है। तो देखो, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होना, हाइड्रोजन H2O के पानी में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सी चीज थी।
चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे अपन एक नया कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। एक नया कंसेप्ट है यहाँ पर, द कंसेप्ट ऑफ पीएच। क्या? द कंसेप्ट ऑफ पीएच। द कंसेप्ट ऑफ पीएच क्या है भैया? ये पीएच कहाँ से ले आए आप ये सब चीजें? सो द कंसेप्ट ऑफ पीएच ये है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, इसको पहचानने के लिए एक पीएच स्केल बनाया गया था। क्या बनाया गया था बेटा? एक पीएच, ये स्केल दिख रहा है ना यहाँ। जितना लाल होगा उतना एसिडिक, जितना हरा होगा उतना न्यूट्रल, और जितना ब्लू होगा उतना बेसिक। 0 से 7 के नंबर जो होता है वो इंक्रीज करता है यहाँ से यहाँ, क्या, एसिडिक नेचर। और यहाँ से यहाँ इंक्रीज होता है बेसिक नेचर। यहाँ से यहाँ क्या होता है? एसिडिक नेचर। और यहाँ से यहाँ क्या होता है? बेसिक नेचर। 7 मतलब होता है प्योर न्यूट्रल। क्या होता है बेटा? प्योर न्यूट्रल। चलो पढ़ते हैं। द कंसेंट्रेशन ऑफ एच आयंस और ओ एच आयंस इन aqueous solution इज वेरी स्मॉल, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस द एसिडिटी और एल्कनिटी ऑफ aqueous solution। एल्कनिटी मतलब बेस। देखो, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है किसी भी सोल्यूशन को पहचानना, एक्सप्रेस करना कि उसमें कितने H प्लस आयंस है, कितने OH आयंस है। उसको पहचानने के लिए एसिडिटी या फिर एल्कनिटी को पहचानने के लिए एक सोल्यूशन में पीएच स्केल की मदद लगती है। किसकी मदद लगती है? पीएच स्केल की मदद लगती है। किसकी मदद लगती है? पीएच स्केल की मदद लगती है। तो सो अ पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब समझो कैसे। देखो, पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो होता है आपका 0 से लेके 14 तक का। कितना बेटा? 0 से लेके 14 तक। अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में आती है तो वो एक एसिडिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिडिक कहलाता है। अगर किसी वैल्यू 7 से लेके 14 तक आती है तो वो क्या कहलाता है? वो एक बेसिक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बेसिक कहलाता है। किसी की वैल्यू का 7 आ जाए तो वो एक न्यूट्रल कहलाता है। ना वो एक एसिड है ना वो एक बेसिक है। अगर 0 से 7 आती है तो एसिड, 7 से 14 के बीच में आ रही है तो बेसिक, और 7 आती है तो न्यूट्रल। क्या बेटा? न्यूट्रल। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आप ऐसे डालोगे आपको पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, चलो। अगला है डिफिल डाइल्यूशन एंड सेफ्टी। ये बहुत छोटी सी चीज है, समझा देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं। सो द मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेसिस इन वाटर एंड रिजल्टिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस और OH आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, जब भी आप किसी एसिड को या बेसिस को पानी में मिलाओगे तो आपको पता है आपको H प्लस आयन मिलेगा या तो H3O आयन मिलेगा एसिड में, और बेस में मिलेगा आपको OH नेगेटिव आयंस। तो ये वॉल्यूम को डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उस लिक्विड का उतने ज्यादा आपको H प्लस आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। जितना कम रहेगा उतने कम आपको मिलेंगे। जितना ज्यादा उतने ज्यादा H प्लस OH आयंस, जितना कम उतने कम H प्लस OH आयंस। क्लियर? अब सेफ्टी इसमें पहले बात है कि व्हेन व्हाई एसिड्स एंड बेसिस मिक्स विद वाटर, नॉट वाटर विद एसिड और बेस। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम हमेशा एसिड को पानी में क्यों मिलाते हैं, या फिर एक बेस को पानी में क्यों मिलाते हैं? क्यों हम ऐसा नहीं करते कि किसी पानी को एसिड में मिलाया जाए? क्यों हम किसी पानी को बेस में नहीं मिलाते? बताओ। देखो, why are acid and bases mixed with water and not water is with the acid and base? Because dilution is highly exothermic process। जब भी आप पानी को एसिड में मिलाओगे ना, बहुत तेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, जो कि बहुत ही बेकार चीज होती है। बहुत अमाउंट में आपको क्या होगी, जब भी आप पानी को, पानी पानी यहाँ लिखता हूँ, पानी को एसिड या फिर बेस के साथ मिलाओगे, अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मिलाओगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट थोड़ी बहुत नहीं होगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि बहुत बेकार होती। क्या होती बेटा? बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं? इसलिए हम हमेशा एसिड को पानी में मिलाते हैं, ना कि पानी को एसिड में। भैया क्या बोल रहे हो ये? भैया ये बोल रहे हैं कि मान लो आपके पास एसिड है और पानी है, तो आप पानी एसिड को डालो, ना कि एसिड के ऊपर से पानी डालो। एक कंटेनर में एसिड ले लो, नहीं, एक कंटेनर पानी ले लो और उसमें एसिड डालो। ठीक है, ऐसा मत करो कि कंटेनर में आपने एसिड ले लिया और फिर पानी डाल रहे हो। भाई इतनी तेज इवेल्युएशन होगा ना कि भप्पा बन जाएगा वहां पर एकदम।
वेपराइजेशन बहुत ज्यादा इमीडिएटली हो जाएगा, जिस कारण बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी निकलेगी वेपर्स के फॉर्म में। इसलिए हम ऑलवेज ऐड एसिड और बेस टू वाटर स्लोली, और आराम 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 से डालो, यानी कि भर दिया एक ही बार में बहुत तेज, अगर उचका ना तो पूरी स्किन जल सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया इसमें। ये सेफ्टी फर्स्ट वाला तो अच्छी तरह पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा, कि वाई आर एसिड एंड बेसिस मिक्सड विद वाटर, नॉट वाटर विद द एसिड और बेस। क्योंकि अगर वाटर को एसिड बेस के साथ मिलाओगे तो वेपराइजेशन तो जल्दी हो जाएगा, इमीडिएटली हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा डेंजर होती है। इसलिए हम एसिड और बेसिस को स्लोली स्लोली पानी में मिलाते हैं, इससे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो ना पाए। होती तब भी है, लेकिन उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले पीएच स्केल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां पर हम पढ़ेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल। जो आपने देखा था पीएच वैल्यूज जो है हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। सो इन अ ह्यूमन एंड प्लांट, मोस्ट रिएक्शन इन आवर बॉडी आर मोस्ट रिएक्शंस इन आवर बॉडी आर इन द पीएच रेंज। अपनी बॉडी में बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो पीएच रेंज में होती हैं, 7 to 7.8। Survival become difficult outside the range for healthy and plant growth. The soil should have a specific pH which is neither highly alkyl nor highly acidic। वो कुछ नहीं है, आपको कभी एसिडिटी हुई होगी तो आप क्या करते थे? एसिडिटी, एसिड हुआ है अभी अंदर बन जाता ना, पेट दुखने लगता है, अजीब सा लगने लगता है, एकदम भारी भारी सा, है ना जी। तो आप क्या करते थे? इनो लेके आते थे, इनो। इनो, वो 10 रुपए का आता है एक इनो, है ना, 10 रुपए का एक इनो आता है। तो आप उसको क्या करते थे? पानी में लेते थे, डालते थे और गटागट पी जाते थे। उससे क्या होता था कि एसिड जो था वो एक बेस के साथ मिला। बेस क्या था? इनो एक बेस होता है। तो क्या बनाया उसने? एक सॉल्ट बनाया। और क्या बनाया? एक वाटर बनाया। यही बताया था बेटा। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रल, जहां पे एक एसिड बेस के साथ मिलता है और क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। वापस, एक एसिड, अच्छे से लिख देता हूं, एसिड एक बेस के साथ मिला और उसने क्या बनाया? उसने बनाया सॉल्ट और वाटर। ये कौन सी रिएक्शन थी? ये थी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड, एज द कॉज ऑफ डिकेट, इन पीएच इन अ माउथ फॉल्स बिलो 5.5, द डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट स्टार्ट। देखो कैल्शियम फॉस्फेट टूट दिखे, खराब हो जाना, टूट सड़ने लगता है ना जब वैल्यू जो है माउथ की 5.5, मतलब एसिडिक होने लगती है, दांत सड़ने लगते हैं। तो उसके लिए आप मंजन करते हो तो उसमें एक बेस होता है। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है, बस आप इसको याद कर लेना, पूछ लेता है चार यूजेस कौन कौन से। तो चार यूजेस में बता देता हूँ। चार यूजेस आपकी यही है। एक आपका है इन द डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वो मैंने जो बताया, एसिड हो जाता है तो बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए। एक है आपका हनी बी वाला जो रहता है, मिथनॉइक एसिड। हनी बी अगर आपको काट लेती है तो उसके अंदर मिथनॉइक एसिड होता है, तो आप क्या लगा लेते हो? बेकिंग सोडा लगा लेते हो। अपने जहाँ पर हनी बी ने अगर आपको यहाँ काट लिया तो आप यहाँ बेकिंग सोडा लगा लोगे। अब बेकिंग सोडा लगाने से होता क्या है कि वो एसिड अंदर गया, फॉर्मिक एसिड, देखो उसका जो डंक होता है ना सर, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड को हम मिथनोइक एसिड भी कहते हैं। तो जब वो अंदर जाता है तो फूल जाता है, तो आप बेकिंग सोडा उसमें लगाओगे तो वो सही हो जाता है, एसिड बेस मिल जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो देखो, ये आपका पार्ट वन था एसिड बेस एंड सॉल्ट का। देखो मुझे पता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं, तो अगर आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप जा सकते हैं टेलीग्राम में, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। नोट्स के साथ प्लस इसके असर्शन रीजंस जो होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस आपके पास एमपी बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। सेकेंड चीज कि भाई आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, आप या इसको स्कैन कर लें। और थर्ड इज, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो आप मुझे यूट्यूब में ब्लॉग, मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इन सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए चेकआउट मारिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर अपन करने वाले हैं, अपन कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर को विद द पार्ट 2। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट स्टूडेंट्स, बाय बाय।